उम्मीद ही कुफ्र है, तो हमें उम्मीद रखनी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे जब ये बिल पेश किया गया, लेकिन 232 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया है। मैं जानता हूं कि ये करना तलवार की नोक पर चलने जैसा है, लेकिन मैं शायद इसीलिए इमरान हूं, शायद इसीलिए आपकी दुआओं का हिस्सा हूं कि मैं वो बोलता हूं, वो कहता हूं जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके दिलों में पलता है। मैं नज़्म सुनाता हूं, मैंने कहा ना बिल्कुल ताजा सी नई सी नज़्म है। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इकरा हसन की और इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। मैं तो यही कहूँगा आपसे कि इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। जब आप 8 मिनट की इकरा हसन की एक वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो को देखते देखते आप खुद भावुक हो जाएंगे। इतना इमोशनल वो भाषण है इकरा हसन जी का। अच्छा, इमोशनल क्यों हो जाती हैं इकरा हसन जी? जब वो एक ख़ास कम्युनिटी को जो टारगेट किया जाता है, परेशान किया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, उस बात को लेकर के इकरा हसन जी ने जब अपना दर्द बयां किया तो वो भी इमोशनल हो गई। जी हाँ दोस्तों, उनका बहुत ही इमोशनल ये वीडियो है। कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, आपकी भी आंखें शायद नम हो जाएं अगर आप अपने दिल के कानों से सुनेंगे तो। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी साहब का भी वीडियो देखिएगा। लगभग 3 मिनट की एक नज़्म है जो काफ़ी तेवर के साथ उन्होंने वो नज़्म कही थी। आइए वीडियो को लाइक करें। इकरा हसन जी का ये इमोशनल वीडियो देखने के लिए प्यारा सा कमेंट्स करना। आइए पहले सुन लेते हैं 8 मिनट इकरा हसन जी क्या कुछ कह रही हैं वक्फ बिल को लेकर के और क्यों इतना इमोशनल हो गई। कमेंट्स करके बताना। वीडियो देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज सबसे पहले मैं APCR और IMCR का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतने ज़हीन लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया और सबको अपनी बात रखने का और आगे जो रोड मैप है इस बेहद गंभीर विषय को लेके वो तय करने का हमें यहाँ पर मौका मिला है। मैं अदीब साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लगातार इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं और इससे हमारा भी ज़हन खुलता है, हमें भी बहुत सी बातों की जानकारी मिलती है। अभी 5 अप्रैल को जो ये बिल पास हुआ, इस बिल का नाम उम्मीद दिया गया है, लेकिन उम्मीद की कोई किरण इस बिल में नहीं है। पर फिर भी मैं अपनी बात अगर किसी मुद्दे पे करना चाहती हूँ तो वो उम्मीद के मुद्दे पे करना चाहती हूँ, क्योंकि ना उम्मीदी कुफ्र है, तो हमें उम्मीद रखनी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे जब ये बिल पेश किया गया, लेकिन 232 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया है। क्या कहने। तो ये सबसे बड़ा उम्मीदी का हमारा उदाहरण है। और ये जो हमारा मुल्क है, हमारा देश है, इसमें जब भी ऐसे कोई मामले आए, चाहे CA NRC हो, चाहे किसान आंदोलन हो, तो उसमें हमेशा अगर कामयाबी हमें हासिल हुई है तो तभी हुई है जब पूरा समाज हमारा एकजुट होकर किसी मामले के खिलाफ लड़ा है। बिल्कुल। आज जैसा नदीम भाई बता रहे थे, प्रशांत भूषण जी ने कहा कि वक्फ की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है, तो हमारी सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जागरूक करें, इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें वक्फ के मुद्दे पर अपने सभी हर तबके के लोगों को। बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की ढाल नहीं बनेंगे हम इस सरकार से नहीं लड़ सकते। सही। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रोल मुझे नहीं लगता पॉलिटिशियंस का होगा, नेताओं का होगा, पार्टियों का होगा। इसमें सबसे बड़ा रोल सिविल सोसाइटी का हो सकता है। तो आज यहाँ सिविल सोसाइटी सब पूरी मौजूद है, अलग अलग तबके से लोग यहाँ पर आए हैं और हमें ही कोशिश करनी है कि हम वक्फ के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, उनको एजुकेट करें, ताकि एकजुट होकर हम इसके खिलाफ लड़ सकें। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक कौम के खिलाफ नहीं है। आज अगर इसमें मुसलमानों पर सबसे ज्यादा तीखा हमला हो रहा है तो आगे और भी बहुत लोग हैं जिनके लिए ये सरकार अपने मंसूबे तैयार कर रही है। तो इसीलिए जरूरत है हमें सबसे पहले बात उम्मीद की करने की और बात एकजुटता की करने की। तो मेरी आप सब से यही गुजारिश है कि हम लोग संसद में खड़े होकर हम सब ने, यहाँ सभी लोग जो बैठे हैं, सभी ने वक्फ के खिलाफ अपनी बात रखी। हम कामयाब नहीं हो सके क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन ये लड़ाई अभी भी चल रही है, कोर्ट में चल रही है
और मुझे उम्मीद है कि हमारा कोर्ट इंसाफ करेगा। अभी फैसला रिजर्व रखा गया है। बिल्कुल। अब अगर बात करें कि हमें इस दौरान क्या करना है, तो इस मुद्दे पर हमारी कई बार बात भी हुई है और इसमें कोशिश यही है कि जहां एक तरफ उम्मीद है वहां दूसरी तरफ तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार का मंसूबा है ये पूरे देश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव केओस पैदा करने का है। जो छोटे छोटे जिले हैं, कस्बे हैं, सबसे पहले वहीं पर उन लोगों पर सबसे पहले ये परेशानी का पहाड़ टूटेगा जो शायद इसके कानून सही तरीके से नहीं जानते, नहीं समझते। तो मैं, क्योंकि यहाँ पर सभी जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम कोशिश करें सिविल सोसाइटी के माध्यम से छोटे छोटे कस्बों में, छोटे जिलों में वक्त की जानकारी पहुंचाने की, बिल्कुल, तो मुझे लगता है उससे बहुत लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन रास्ता समझ में नहीं आता है, तो मेरी जो छोटी सोच है उससे मुझे ये लगता है कि अगर हम लीगल कैंप्स, लीगल एड अभी से हम ऐसे लोगों की तैयारी करें जो हर जिले में, हर कस्बे में, जहां भी इस तरह के मुद्दे उठते हैं, जैसा संभल में उठ चुका है, उसके अलावा भी, क्योंकि कोर्ट सिर्फ सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएं ये भी मुमकिन नहीं हो पाता है। लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमें ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो जब ये मुद्दे जहां उठे उनके लिए एक तरमीम बनाई जाए कि कैसे उस जगह पर इस लड़ाई को हम लड़ सके। बिल्कुल। अभी हमारे एक स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठाया। ये जगह पार्टी की बात करने की नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है वो राजनीति से होकर गुजरता है, जैसे कि वक्फ भी है। तो इसलिए जरूरी है कि हर मंच पर हम अपने अंदर भी झांकें, हमारी जो कमियां रही हैं उन पर भी ध्यान दें और साथ में बात राजनीति की जरूर हो। द वर्ड ए पॉलिटिकल, इससे मुझे बड़ी नफरत है क्योंकि कुछ भी हमारे देश में ए पॉलिटिकल नहीं होता है। तो बात पॉलिटिक्स की जानी चाहिए और हम जहां खड़े हैं हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी अगर वर्ग हो, उस पर कोई संकट आए तो अपनी पार्टी का रुख उस तरफ मोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। और मुझे लगता है कि अब तक हमने कोशिश की है कि पार्टी ने एक मजबूत रुख पेश किया है वक्फ के खिलाफ और हर एक मुद्दे पर, और आगे भी इस जिम्मेदारी को, जिया भाई भी यहाँ पर हैं, हम सभी लोग निभाएंगे और बाकी जो पार्टीज यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हमें ये उम्मीद है जी। लेकिन जो आने वाले चुनाव हैं, बिहार में एक चुनाव आने वाला है, उसके लिए मैं खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि जो धोखा हमें बिहार में मिला है उसको हमें याद रखने की जरूरत है। बिल्कुल। और वहां पर उसी हिसाब से, किसी पार्टी के लिए मैं वोट नहीं मांगना चाहती, लेकिन उसी हिसाब से अपना जहन खोलकर हमें हर एक पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उसमें राजनीति भी आती है, उसमें लीगल एड भी आएगी और उसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको साथ जोड़ने के लिए। बिल्कुल। ये सरकार जो प्रोपेगेंडा चलाती है ये आइसोलेशन का प्रोपेगेंडा है, एक समाज को बिल्कुल अलग कर दिया है। हम आपस में बैठते नहीं है, आपसी मामलों में चर्चा नहीं कर पाते, तो उसको हमें तोड़ना होगा। हमें सबको अपनी परेशानियों से अवगत कराना होगा और उनकी परेशानियों की जानकारी रखकर एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे के साथ खड़े होना होगा। तभी मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी जंग हम जीत पाएंगे। सही कहा। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मुल्क हमारे देश में हैं जिनमें क्लियर कट, हमारे यहाँ तो फिर भी डेमोक्रेसी जिंदा है, लेकिन जहां पर बिल्कुल तानाशाही थी, जब वहां पर तख्ते पलट हो गए, तो यहाँ भी हमें उम्मीद है कि यहाँ पर हमारी जो डेमोक्रेसी है, जिसके सांस रोकने की कोशिश सरकार कर रही है, उसको आप और हम मिलकर मजबूत करेंगे। हमारी जो न्याय प्रणाली है उससे हमें उम्मीद है
और उम्मीद को ही जगा कर रखना मुझे लगता है आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बस ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप सभी का शुक्रिया, खास तौर पर APCR और IMCR का, कि उन्होंने ये मंच दिया हमें जिससे हम अपनी बात पहुंचा सके। और यही कोशिश करनी चाहिए कि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि जो छोटे शहर हैं हमारे, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को इस बारे में एजुकेट करने की, उस पर भी नदीम भाई और सब लोग मिलकर काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इकरा हसन जी का वीडियो देख चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इकरा हसन जी के वीडियो को देखने के बाद आइए एक 3 मिनट की वीडियो है इमरान प्रतापगढ़ी साहब की, देख लेते हैं। उम्मीद है वो वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और कुछ सवाल खड़े करे हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अपनी नज़्म के माध्यम से। कभी इकरा हसन जी हुकूमत प्रशासन से सवाल करते हुए नजर आ रही, कभी एक शायर अपनी कलम के साथ सरकार से सवाल करता हुआ नजर आता है। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब को। मैं एक नज्म सुनाता हूँ, मैं बहुत कड़वी नज्म सुनाने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये करना तलवार की नोक पर चलने जैसा है, लेकिन मैं शायद इसीलिए इमरान हूँ, शायद इसीलिए आपकी दुआओं का हिस्सा हूँ कि मैं वो बोलता हूँ, वो कहता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके दिलों में पलता है। मैं नज्म सुनाता हूँ, मैंने कहा ना बिल्कुल ताजा सी नई सी नज्म है, सुनाता हूँ। ये अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, सुनिएगा थोड़ी देर। अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। थोड़ा सा जिंदा होकर सुनिए, मुझे लगे कि मैं धारावी में खड़ा हूँ जहाँ पूरा हिंदुस्तान बसता है। मैं अपने तेवर तक आता हूँ, आप अपने तेवर तक आके मुझे बताएं। ये जो खिड़कियों के अंदर से झांक रहे लोग हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी दाद दे सकते हैं। मेरी नजर आप पर है, मैं आपको देख रहा हूँ। इधर जो फ्लाईओवर के ऊपर दोस्त हैं, उनसे भी गुजारिश की उनकी भी दुआ मिले। लेकिन ताली बजाने के चक्कर में वो जो ड्रिल आपने पकड़ रखी होगी उसे मत छोड़िएगा, वरना नीचे आ जाएंगे तो दिक्कत होगी। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो, हमले का इनपुट आया तो क्यों उसको झुठलाया है, हमले का इनपुट आया तो क्यों उसको झुठलाया है, एयरलिफ्टिंग की अर्जी को क्यों तुमने ठुकराया है। मैं हर मिसरे में एक सवाल खड़ा करूंगा, वो सवाल आपके जहन में है, मैं जानता हूँ, मैं उसे जबान देता हूँ। अगर लगे कि सच है तो मुझे दुआ देना। कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो, हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया है, एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया है, हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने। 8 दिन पहले इनपुट था कि अटैक हो सकता है, लेकिन सब चुप रहे। वो सारे डॉक्यूमेंट भी मीडिया में रिलीज हुए, लेकिन सब चुप रहे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो, हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया है, एयरलिफ्टिंग की अर्जी को क्यों तुमने ठुकराया है, हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने, हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने, सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। अब आपकी दुआएं मिले अगले मिसरे पे, यही दुआएं मेरी ताकत है कि घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, जो तुमसे सवाल पूछे उसको गाली दी जाती है, गाली दी जाती है, जो तुमसे सवाल पूछे उसको गाली दी जाती है, जो तुमसे सवाल करे उसको गाली दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की पूरी वीडियो देख ली, इकरा हसन जी का भी हमने पूरा वीडियो देख लिया। इकरा हसन जी अपना वीडियो के दौरान काफ़ी इमोशनल हुई। उन्होंने कहा कि आज मेरा नंबर है, आज हम परेशान किए जा रहे, कल कोई और परेशान किया जाएगा। वक्फ बिल को लेकर के उन्होंने कहा कि हम इतने सांसद हैं, इतने लोगों ने उसका सपोर्ट दिया। तो मुझे एक उम्मीद है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हर एक वर्ग का इंसान हमारे साथ खड़ा हुआ है, ये बात कहती हुई नज़र आ रही है इकरा हसन जी अपनी वीडियो में। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बड़े तेवर के साथ उन्होंने एक नज़्म गई थी, वो नज़्म भी आपने सुन ली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के रिएक्शन वीडियो अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं।
मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।